दोस्तों, जब भी हम अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने रिलेटिविटी की एक सिंपल सी इक्वेशन आती है, E=mc², जिसने एनर्जी एंड मास के कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से यूनिफाई किया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इक्वेशन असल में सही है ही नहीं, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? आप कहेंगे कि अगर ये इक्वेशन सही नहीं है तो सही इक्वेशन क्या है? असल में सही इक्वेशन है E=mc²। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। कुछ नहीं, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। करेक्ट इक्वेशन तो आपकी E=mc² ही है। पर आखिर ऐसा क्यों? इस वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल में E=mc² की जगह मैंने E=mc² क्यों लिखा? तो इसके लिए मैं आपको 1926 के बर्लिन शहर में लेकर चलता हूँ। हर रोज की तरह एल्बर्ट आइंस्टीन अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। पर न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उनकी नज़र एक दर्दनाक खबर पर पड़ी। दरअसल क्या हुआ था कि एक पूरा परिवार रात को तो सोया, पर उस परिवार ने कभी भी सुबह नहीं देखी। और इसका रीज़न था एक रेफ्रिजरेटर लीक। उस लीकेज के कारण एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें पूरी फैमिली की डेथ हो गई। ये चीज़ उस जमाने में ही नहीं बल्कि आज भी बहुत कॉमन है। हर दिन न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं गैस लीकेज की प्रॉब्लम के चलते कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह आइंस्टीन भी इस खबर से शॉक्ड थे। दरअसल उस जमाने में रेफ्रिजरेटर में आज के रेफ्रिजरेंट के मुकाबले टॉक्सिक गैसेस का यूज़ होता था, जैसे कि अमोनिया, मिथाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह के काफ़ी हार्मफुल गैसेस का यूज़ होता था, जो कि कूलेंट की तरह काम तो करती थी, लेकिन अगर इसमें जरा सा भी लीकेज हुआ तो वो गैस पूरे रूम में फैल जाएगी और इससे एक डेडली एक्सीडेंट का जन्म होता था। अभी मैं आपको एक और बात बता दूं। दरअसल 1920 में लियो सिलार्ड आइंस्टीन के घर के एक रेगुलर विजिटर थे। लियो सिलार्ड वही फिजिसिस्ट थे जो कि आगे जाकर पहले इंसान बने जिन्होंने ये रियलाइज़ किया कि चेन रिएक्शन से काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी लिबरेट हो सकती है। इस चीज़ पर उनका पेटेंट भी है। तो वो आइंस्टीन के अच्छे दोस्त थे और रेगुलर विजिटर भी थे। तो इस न्यूज़ को सुनकर एल्बर्ट आइंस्टीन ने सिलार्ड को अपने पास बुलाया और उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया, देयर मस्ट बी एन बेटर वे। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, साइंस का मकसद सिर्फ यूनिवर्स के सीक्रेट को ढूंढना नहीं बल्कि लोगों की सेफ्टी भी हमारी जिम्मेदारी है। और फिर इसके बाद क्या? इसके बाद इन दोनों फिजिसिस्ट ने मिलकर रेफ्रिजरेटर के कई सारे डिजाइन्स में अपना पेटेंट किया। दोनों ने तय किया कि वो एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाएंगे जो कि बिना बिजली या फिर बिना किसी मैकेनिकल कंप्रेसर से काम करे, ताकि कभी भी किसी की भी गैस लीकेज के कारण जान ना जाए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रेफ्रिजरेटर का सिंपल सा मैकेनिज्म बताता हूँ। आई नो काफ़ी सारे लोग ये जानते भी होंगे, पर जो लोग नहीं जानते तो चलिए थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है। तो ये बहुत सिंपल है। आप अपना हाथ आगे लीजिए और फूंक मारिए। तो अभी आप महसूस करेंगे कि थोड़ा सा हवा गर्म है, लेकिन जब आप इस तरीके से फूंक मारते हो तो आप देखते हो कि अब थोड़ा सा ठंडा आपको महसूस हुआ होगा। बेसिकली इस चीज़ को हम थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। तो जब भी कोई गैस काफ़ी स्मॉल एरिया में से पास होती है और सडनली एक्सपेंड होती है तो वो कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, और ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद वापस से इस गैस को सर्कुलेशन में चलाया जाता है। अब सर्कुलेशन में चलाने के लिए हर एक रेफ्रिजरेटर में एक कंप्रेसर होता है। तो बिल्कुल इसी तरह उस वक्त के रेफ्रिजरेटर दरअसल मैकेनिकल कंप्रेसर पर चलते थे। अब मैकेनिकल कंप्रेसर का एक डाउनसाइड ये था कि उसमें मोटर, पंप्स, पिस्टन्स और सील्स होती थी, और कंटिन्यूस यूज़ के कारण मैकेनिकल पार्ट्स में वियर एंड टियर हो जाता है, जिससे कि समटाइम्स टॉक्सिक गैस लीक हो जाती थी। तो इसी कारण आइंस्टीन ने यह बोला कि देयर मस्ट बी एन बेटर वे। क्या हम एक ऐसा डिजाइन बना सकते हैं जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट ही ना हो, तो लीकेज का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। तो इसके बाद आइंस्टीन और जिलार्ड ने मिलकर कई सारे रेफ्रिजरेटर्स के डिज़ाइन बनाए, जिसमें से उनके दो डिज़ाइंस काफ़ी फेमस हुए। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। तो बेसिकली उन्होंने एक कम्प्लीटली सील्ड सिस्टम डिज़ाइन किया जिसमें 3 सब्सटेंस यूज़ होते थे। पहला अमोनिया, दूसरा ब्यूटेन और तीसरा वाटर। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं थी।
सिर्फ थोड़ी सी हीट चाहिए होती थी, जो कि गैस फ्लेम या फिर किसी कैरोसिन बर्नर या फिर कुछ प्रोटोटाइप में सन की लाइट से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो मतलब ये कितना यूनिक डिज़ाइन था कि पानी को ठंडा करने के लिए आप पानी को ही हीट कर रहे हो। अभी इसकी एक्चुअल वर्किंग को समझने के लिए आपको फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट्स को जानना होगा। पहला लेटेंट हीट और दूसरा पार्शियल प्रेशर। तो जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो अपने सराउंडिंग से हीट लेता है। अब जो हीट उसने सराउंडिंग से ली वो मॉलिक्यूलर लेवल पर बॉन्ड को ब्रेक करेगी, लेकिन इस हीट के द्वारा उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। इस टाइप की हीट को हम लेटेंट हीट बोलेंगे, जिसके रिजल्ट में आपको कूलिंग इफेक्ट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमको पसीना आता है तो हमारा स्वेट इवेपोरेट होता है और आपकी स्किन कूल डाउन होती है। दूसरा पार्शियल प्रेशर। अभी पार्शियल प्रेशर को समझने से पहले हम सिंपली प्रेशर को समझते हैं। तो अगर आप एक कंटेनर लो और इस कंटेनर के अंदर गैस भर दो, तो वो गैस कितने तेजी से कंटेनर की वॉल को हिट करती है, उस चीज़ को हम उस गैस का प्रेशर बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा ही कोलिजन होगा और उतना ज़्यादा ही हाई प्रेशर होगा। अब सपोज करो इस बॉक्स के अंदर केवल ब्यूटेन गैस है, तो जितना भी प्रेशर उस बॉक्स के अंदर है वो जस्ट उस ब्यूटेन का प्रेशर है। लेकिन जब इस बॉक्स के अंदर आप एक और गैस डालते हो, मान लो अमोनिया गैस, तो इस केस में ब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स भी वॉल को हिट करेंगे, साथ ही साथ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स भी कंटेनर की वॉल को हिट करेंगे। मतलब हर एक गैस को लगेगा कि वहाँ पर कोई और गैस मौजूद नहीं है। तो अगर मैथमेटिकली इसको देखो तो टोटल प्रेशर क्या होगा इस कंटेनर के अंदर, वो होगा प्रेशर ऑफ ब्यूटेन प्लस प्रेशर ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर हर एक टर्म यानी प्रेशर ऑफ ब्यूटेन या फिर प्रेशर ऑफ अमोनिया, इस टर्म को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अभी देखिए, हर एक लिक्विड के पास वेपर प्रेशर होता है। ये वो प्रेशर है जहाँ पर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे को बैलेंस आउट करती है। तो सिंपल सा रूल ये है कि अगर पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम होगा तो आपका लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा, और अगर पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा तो गैस कंडेंसेट हो जाएगी, यानी कि वो लिक्विड बन जाएगी। मतलब किसी एक गैस को ऐड करके या फिर रिमूव करके आप इवेपोरेशन या कंडेंसेशन को फोर्स कर सकते हो बिना टेम्परेचर को चेंज किए, और इसी चीज़ ने आइंस्टीन के आइडिया को ट्रिगर किया। तो इस रेफ्रिजरेटर में 3 चैम्बर होते हैं। पहला जनरेटर, जिसमें अमोनिया और वाटर का सॉल्यूशन होता है। देखिए, अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्यूबल होता है। अब क्या होता है, इस अमोनिया वाटर के सॉल्यूशन को आप हीट सप्लाई करते हो। अभी ये हीट आप डायरेक्टली फ्लेम से सप्लाई कर सकते हो या फिर आप सोलर हीट का भी यूज़ कर सकते हो। तो जब अमोनिया वाटर के सॉल्यूशन को आप हीट करते हो तो अमोनिया वाटर से ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। तो जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो वाटर लिक्विड ही रहेगा और अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, अमोनिया गैस जो कि थोड़ी सी मॉइस्ट है, और दूसरा जनरेटर में बचा हुआ वाटर। नाउ अभी अमोनिया गैस दूसरे चैम्बर में जाती है जिसको हम इवेपोरेटर बोलते हैं, और ये इस रेफ्रिजरेटर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए, यहाँ पर ब्यूटेन चाहती है कि वो इवेपोरेट हो, और जब वो इवेपोरेट होगी तो उससे कूलिंग होगी। पर नॉर्मली क्या होता है कि उसका खुद का वेपर प्रेशर उसको इवेपोरेट नहीं होने देता। नाउ अमोनिया गैस यहाँ पर एंटर होती है और अमोनिया गैस ब्यूटेन के वेपर को डाइल्यूट कर देती है। अब इस डाइल्यूशन से क्या होता है, ब्यूटेन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है। तो इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्यूटेन इज लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपराइजेशन। सो इसके रिजल्ट में क्या होगा, आपकी ब्यूटेन इवेपोरेट होने लगेगी। तो जब ब्यूटेन इवेपोरेट होगी तो इसमें लेटेंट हीट लगेगी, जो कि इसको कहाँ से मिलती है, रेफ्रिजरेटर के इंटीरियर पार्ट से, जहाँ पर फूड स्टोर होता है। तो जब हीट का एब्जॉर्प्शन होगा तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली ये फूड से हीट एब्जॉर्ब करेगा और इस हीट का यूज़ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए किया जाएगा एज अ लेटेंट हीट। नाउ अब इसके बाद यहाँ पर जो अमोनिया और ब्यूटेन के वेपर का मिक्सर है, इसको तीसरे चैम्बर में भेजा जाता है। इसको बोलते हैं कंडेंसर। यहाँ पर हम वाटर का स्प्रे करते हैं तो जो अमोनिया के वेपर हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे और वो गैसियस फेज से लिक्विड फेज में आ जाएगी। अब जब अमोनिया चला गया तो ब्यूटेन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा उसके वेपर प्रेशर से, तो ब्यूटेन गैस फिर से कंडेंसेट हो जाएगी और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जिस हीट को पहले उसने एब्जॉर्ब किया था अब वो रिलीज कर देगा सराउंडिंग में। तो नाउ वाटर प्लस अमोनिया वापस से जनरेटर में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, एंड देन ये साइकिल वापस से रिपीट होती रहेगी और इस तरह आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। इस रेफ्रिजरेटर में कोई भी पिस्टन नहीं, कोई भी मोटर नहीं, ना ही कोई वायर, बस सिंपल सी फिजिक्स। तो इस तरह आइंस्टीन ने सेफ रेफ्रिजरेटर बनाया और उन्होंने और ज़िलार्ड ने 1930 में इसका पेटेंट लिया, और इस प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने लगभग 45 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए थे। पर
आइंस्टीन और सिलार्ड केवल यही नहीं रुके, उन्होंने रेफ्रिजरेटर के और भी वर्जन्स बनाए, जैसे कि डिफ्यूजन रेफ्रिजरेटर। वेल ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने एक और रेफ्रिजरेटर बनाया जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करता है। वेल ये वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था। आप खुद ही सोचिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से आप किसी चीज़ को ठंडा कैसे कर सकते हो। बेसिकली इसकी मदद से उन्होंने कंप्रेसर को रिप्लेस करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि हमको कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं, हम लिक्विड मेटल से काम चला सकते हैं। अब लिक्विड मेटल भी ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, तो इसके लिए उन्होंने सोडियम पोटेशियम एलॉय का यूज़ किया। अब उन्होंने कॉइल्स ली, कॉइल्स के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए। अब जैसे ही उस कॉइल में करंट पास किया जाता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती और इस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से लिक्विड मेटल को पाइप में आगे की ओर धक्का दिया जाता। अब बेसिकली आप इसको एक इनविजिबल पिस्टन की तरह समझ सकते हो। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी तो आपका ये इनविजिबल पिस्टन रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करेगा, पीछे से धक्का देगा, जिससे कि पूरी कूलिंग प्रोसेस चलती रहेगी, वो भी बिना किसी मैकेनिकल मूविंग पार्ट के। और ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप था। बस इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि सोडियम पोटेशियम अलॉय बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनफैक्ट अगर आप सोडियम या फिर पोटेशियम को नॉर्मल वाटर में भी डाल देते हो तो ये ईजिली फायर कैच करने लगते हैं और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है और एक्सोथर्मिक होती है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या थी कि सोडियम पोटेशियम का जो एलॉय है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप के इंटरनल वायर्स को ईजिली कोरोड कर सकता था। तो इसके लिए उन्होंने इसका एक और मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक वायर को ट्यूब के अंदर ना रख कर उनको रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट से, जो कि ट्यूब के बाहर होगी। अब जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो कि आगे मेटल को पुश करेगी। वेल ये वाला उनका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक था और उन्होंने ये अज्यूम किया था कि ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होगा, लेकिन फ्लूइड के अंदर बबल फॉर्मेशन के कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता था, जिससे जो लोग इस रेफ्रिजरेटर के आसपास थे उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि इट हाउल्स लाइक अ जैकाल, मतलब ये बहुत ज़्यादा शोर करता था। खैर उन्होंने रेफ्रिजरेटर तो बना दिया, इट मीन फिजिक्स वर्क, बट उसको रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी। खैर उनका ये वाला डिज़ाइन कभी भी मार्केट में नहीं आया क्योंकि 1930 में दुनिया को एक नया रेफ्रिजरेंट मिला जिसका नाम था फ्रीऑन। सबसे पहले तो फ्रीऑन नॉन टॉक्सिक था, नॉन फ्लेमेबल था और कंप्रेसर बेस्ड इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर के लिए परफेक्ट था। हालांकि फ्रीऑन एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक तो होती है, लेकिन इसका ह्यूमन को लेकर अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड इनके कंपैरिजन में डिजास्टर्स एक्सीडेंट होने के चांस नहीं थे, तो इसलिए फ्रीऑन बेस्ड मार्केट रेफ्रिजरेटर सरवाइव कर गए। इसके बाद सिलार्ड आगे जाकर न्यूक्लियर फिजिक्स में इंटरेस्ट दिखाने लगे। उन्होंने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का कंसेप्ट दिया और उन्होंने 1939 में आइंस्टीन के साथ मिलकर रूजवेल्ट को लेटर लिखा था जिससे मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यानी एटम बॉम्ब का डेवलपमेंट शुरू हुआ। इट मीन्स उनके रेफ्रिजरेटर डिजाइन का प्रोडक्शन कभी नहीं हुआ, बट बात वही है कि हिस्ट्री नेवर डाइज, इट इवॉल्व्स। इसलिए आज लगभग एक सदी के बाद आइंस्टीन के डिज़ाइन को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। यूके के इन्वेंटर विलियम ब्रॉडवे ने आइंस्टीन के डिज़ाइन को रिवाइज करके एक नया वर्जन बनाया जिनको आइसोबार्स रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ये बेसिकली वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट के लिए बना है, खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ईजिली अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप का यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप विदाउट लीक्स या मैकेनिकल फेलियर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में आज वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ईजिली कूल डाउन किया जा सके। तो गाइज़ ये सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस एंड अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।